स्वागत है दोस्तों आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट एक हिस्टोरिकल पॉडकास्ट है और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं सानिध्य प्रताप। ऐसा हो सकता है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपकी जो फंडामेंटल हिस्टोरिकल नॉलेज है और आपके जो फैक्ट्स हैं हम उनको चैलेंज करने वाले हों। आपने अपनी पूरी लाइफ आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की वजह से आपने देखा होगा कि कैसे इन्वेडर्स को हमेशा ग्लोरीफाई किया गया है, लेकिन सच इससे एकदम अलग है। आप इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जानेंगे कि आपके हिंदू वॉरियर्स कितने इंडिजीनियस थे और इस पॉडकास्ट के थ्रू आप अवेयर होंगे अपनी हिस्ट्री को लेकर और आप शायद इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। तो इस पॉडकास्ट को देखिए और ये इस पॉडकास्ट का पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 आपके फीडबैक के बेसिस पे हम रिलीज़ करेंगे, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। एन्जॉय द वीडियो। स्वागत है सानिध्य भाई, है ना। थैंक यू यार, तुमने अपना टाइम निकाला और आज हम बैठे हैं। मैं इस पॉडकास्ट को करने के लिए बहुत दिन से स्लॉट देख रहा था, लेकिन वही दोनों चीज भाई बिजी चल रहे थे, तो फाइनली आज ये हो रहा है। तो मतलब थैंक यू मतलब आने के लिए। अरे भाई थैंक्स मत बोल। देख ये मैसेज जिस चीज़ के लिए तूने मुझे बुलाया, ये मैसेज तो वैसे ही मासेज तक जाना चाहिए, ठीक है। तो तू थैंक्स क्या बोल रहा है इसमें? तो भाई देख, मैं खुद चाहता था कि मैं इस मैसेज को डिलीवर कर पाऊँ। जितने ज़्यादा मासेज तक जाएगा उतना ही अच्छा है। बेसिकली ना मैं क्या करता हूँ, प्लॉट सेट कर देता हूँ, क्योंकि एक हिस्टोरिकल पॉडकास्ट है तो बहुत ही टेंगल्ड है क्योंकि हमारी हिस्ट्री। तो जब हम इसमें बात करेंगे तो हो सकता है कि कॉन्वर्सेशन जो है वो इतनी फ्री फ्लोइंग हो जाए कि हम एक जगह से दूसरी जगह हॉप कर रहे हो। तो जो हम बेसिकली डिलीवर करना चाहते हैं, तो क्या पता ऑडियंस उसको छोड़ दे या फिर हमसे वो पॉइंट मिस हो जाए। तो जो मेरा मेन पॉइंट है जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी जो अवेलेबल टेक्स्ट बुक्स हैं, जो हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हैं बेसिकली, जो NCERT अवेलेबल हैं, जो पब्लिक आई में बेसिकली हैं, हो सकता है बाकी भी बुक्स हों, लेकिन हमारे जैसे जनरल लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम और बुक्स से भी पढ़ सकते हैं। तो वो जो बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी हिस्ट्री को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि जो हिंदू वॉरियर्स थे वो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट थे और उतने कैपेबल नहीं थे एज कम्पेयर टू द इन्वेडर्स। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर उस बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो क्या ये सच है, और सच नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके बारे में भाई कुछ बताओ। देख अभिषेक भाई, बात ऐसी है कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो आपके जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ कंफ्यूज मत करना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बंदे का बर्थ होता है मक्का में, ठीक है। 10 साल के लिए 2 बार 2 टर्म के लिए वो इलेक्ट होता है। दो मतलब इलेक्ट कह लो उस वक्त, या फिर आप ये कह लो कि उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है, क्योंकि मतलब मेजॉरिटी में थी कांग्रेस ही, ठीक है। तो इलेक्शन का तो मैं ऐसा कुछ इफेक्ट उस वक्त मानता नहीं, ठीक है। तो उन्हें 2 बार, ठीक है, नॉमिनेट कर दिया है एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर। तो वो बंदा पॉलिटिशियन तो है नहीं, ठीक है। अगर आप उसकी किताब पढ़ोगे ना, ओपन नहीं, इंडिया विंस फ्रीडम करके उसकी बुक है एक, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि कैसे वो लेफ्ट आउट मिस कर रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में वो अपने आप को लेफ्ट आउट मिस कर रहा है। तो वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है इंसान के अंदर, क्योंकि पॉलिटिशियन थे आपके सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, महात्मा गांधी, इनका नाम था, ठीक है। आप मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, नामी ग्रामी है ये, ठीक है। मैंने तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कभी फ्रीडम स्ट्रगल में नाम सुना भी नहीं, ठीक है। मैंने भी नहीं सुना, मतलब मैं तो तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। हाँ, तो नाम आप सुनोगे तब इंडिपेंडेंट जब हमें मिल गई है ना, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर बनता है वो बंदा, तब तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे नजर आता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। तो वो उस चीज़ की आप ये कह लो भड़ास कह लो, ठीक है, वो निकालता है इस तरीके से कि वो जितने भी इंडिजीनियस आपके रूलर्स थे ना, उन्हें बहुत मतलब आप ये कह लो कि आइडियलिस्टिक तो शो करता है, ठीक है, लेकिन इनएफिशिएंट बता देता है। मतलब ये तो कह दिया कि आदर्शवादी थे, ठीक है, लेकिन साथ में इनएफिशिएंट बता दिया। जबकि मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि जहाँ पे आप मतलब डोमिनेंट रहे ना, उस पार्ट को ही हटा दिया गया आपकी बुक से, ठीक है। हाँ, और आपने एक बात बोली कि बुक्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, बुक्स बहुत है, इन्फॉर्मेशन बहुत है, ठीक है, लेकिन पढ़नी तो NCERT पड़ेगी ना आपको, ठीक है। NCERT ही पढ़ोगे तो ही एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये लिख दिया कि हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है, हल्दी घाटी का वॉर हुआ, उसमें महाराणा प्रताप जीत गए, ठीक है, तो आपका आंसर तो गलत हो जाएगा। चाहे एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसे पता हो कि महाराणा प्रताप जीते थे,
लेकिन वो तो आपका आंसर गलत करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर एनसीईआरटी के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में उसी तरीके से हाँ, मेंशन है। तो बुक्स तो बहुत हैं, है ना, और रियल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी आपको, लेकिन पढ़नी तो एनसीईआरटी पड़ेगी। और एनसीईआरटी आपके एजुकेशन मिनिस्टर्स ने वहीं से, ठीक है, मतलब पोर्ट्रे इस तरीके से कर दिया उसमें कि वो लोग इनएफिशिएंट थे, पर ऐसा है नहीं। तो आप समझ सकते हो क्या है मेरा मतलब, समझ गए होगे आप बात। हाँ, मतलब बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स के राइटर्स हैं, या फिर जो उस सिस्टम में बैठे थे उस टाइम पे, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर से, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था, हाँ, वो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड पे अलाइन था, लीन थे उस तरफ। ऐसा है कि भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, हिटलर का, ठीक है, फिलोसफी एक्सपर्ट था एक, ठीक है, डॉक्टर जोसेफ गुजबेल उसका नाम था। वैसे तो एक कहावत सुनी भी होगी, लेकिन वो ये कहता था कि अगर आप एक झूठ को कई बार बोलोगे ना तो पब्लिक उसे सच मानने लगती है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो यूज़ है ना, वो हमारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने बहुत खुल के किया है, ठीक है, कि बार बार जो चीज़ है ही नहीं उसे इस तरीके से पोर्ट्रे करते जाओ कि सोसाइटी फिर उसे सच मानने लग जाती है। और यही हुआ है, ठीक है, हमारी सोसाइटी के साथ। और किसी भी कंट्री को अगर आपको मतलब सोसाइटी को उसकी बेकार करना है ना, तो उसे उसकी हिस्ट्री से ना नफरत करनी शुरू करवा दो, ठीक है। अगर आप अपनी हिस्ट्री पे प्राउडी फील नहीं करोगे तो पढ़ोगे भी नहीं। अगर आप सोसाइटी में देखोगे ना, हिस्ट्री की तरफ, आपकी अपनी हिस्ट्री की तरफ लोगों का झुकाव बहुत कम है। हाँ, ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि ग्लोरिफिकेशन ही नहीं है। पढ़ता है इंसान तो वो देखता है कि बाहर के लोग, ठीक है। मजा तो तब आएगा ना जब आप देखोगे कि मेरे एंसेस्टर्स ने क्या किया है। हाँ, जब आपको ये लगेगा कि यार मेरे एंसेस्टर्स ने तो ये किया है, तो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि सोसाइटी को अगर कोलैप्स करवाना है ना, तो तरीका यही है कि हिस्ट्री डिसॉर्ट कर दो, ठीक है। ये हुआ है हमारी सोसाइटी के साथ। ये यार खाली हिस्ट्री को लेके नहीं, तुम किसी भी टॉपिक को अगर लोगे, हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे, तुम ट्विटर पे भी ऐसे क्रिएटर्स को देखोगे जो कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट हैं, तो वो क्या करते हैं अपने, क्योंकि वो अगर खुल के बोल देंगे तो तुम उनको क्लियरली ये बोल सकते हो कि वो लोग लेफ्टिस्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं सॉफ्टली। कैसे करेंगे? छोटे छोटे अपनी, मतलब जैसे उनको गवर्नमेंट को प्रेज करना है, तो उनके जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स है ना, उनको वो बोलते रहेंगे, उनके बारे में लिखते रहेंगे कि ये किया, और फिर अचानक से एक जो उनका बड़ा फेलियर था उसको आके एक्सप्लेन कर देंगे कि क्योंकि ये बड़ा फेलियर है तो इम्पैक्ट उस बड़े फेलियर का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू छोटे वाले से। हाँ, एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है, ठीक है। उन्होंने आइडियलिस्टिक शो करा है, ठीक है, लेकिन इनएफिशिएंट बता रहे हैं। वही मतलब अचीवमेंट जो दिखाए वो बहुत छोटे छोटे दिखा दिए, ठीक है, लेकिन जो मेजर अचीवमेंट्स थे, ठीक है, वो शो ही नहीं कर रहे वो लोग, ठीक है। मतलब यही हुआ है, बहुत स्मार्टली प्ले हाँ, किया उन्होंने, उसको हिस्ट्री को इस तरीके से लिखा है कि लोग जो है वो अपनी हिस्ट्री में इंटरेस्ट न लें। तभी तो सोसाइटी में इंटरेस्ट ही नहीं है। तू भाई खुद देख लियो, लोग पसंद नहीं करते, ये सोचते हैं बोरिंग, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। वो कहानी ये है कि आप इंटरेस्ट तभी बना पाओगे जब आप रिलेट कर पाओगे। भाई जब किसी को पता ही नहीं है कि मेरे एंसेस्टर्स ने क्या क्या किया है, तो उसे क्या मजा आएगा? वो कहेगा फिर मैं अकबर बीरबल ही पढ़ता रहूंगा, क्या होएगा, ठीक है। तो मजा नहीं आता लोगों को, ठीक है। ब्रिटिशर्स को पढ़ता रहूंगा, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि आपके एंसेस्टर्स ने क्या क्या किया है, ठीक है, ऐसी थोड़ी है आज भी हम 100 करोड़ हिंदू, ठीक है। तो आप ये देख लो, इस्लामिक इन्वेजन जहाँ जहाँ पे हुए भाई, इजिप्ट हो गया, ठीक है, टूनीशिया हो गया, ठीक है, ग्रेट ईरान हो गया, ठीक है, पर्शिया था, ठीक है भाई, ये लोग कोलैप्स कर गए। इतनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी, ये कोलैप्स कर गई। आपकी सिविलाइजेशन आज तक, जो एंशियंट टाइम से आज तक, ठीक है, सर्वाइव कर रही है, वो आपकी सिविलाइजेशन है। तो कुछ तो था ना आपके वॉरियर्स के अंदर, लेकिन वो इस तरीके से मोड़ दी गई है ना हिस्ट्री आपकी, तो आपका खुद का इंटरेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। और जब तक आप हिस्ट्री से सीखोगे नहीं ना, तो फिर वो फ्यूचर में आप यूटिलाइज कर नहीं सकते उन वैल्यूज़ को। हाँ, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं अगर खुद को भी देखूँ ना, मैं पॉडकास्टिंग करने से पहले बहुत सारे पॉडकास्ट कंज्यूम करने शुरू किए मैंने। मतलब मेरे को पसंद भी था देखना, और मैं कहीं ना कहीं सीखना भी चाह रहा था कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूँ, अपनी पॉडकास्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लूँ। तो मैंने उस एंगल से देखना शुरू किया। फिर मैंने कुछ जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट देखे, फिर मैं हिस्टोरिक पॉडकास्ट देखने लगा। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट भी तभी डेवलप हुआ। तो क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि हम जो डिलीवर करना चाहते हैं वो कुछ लोगों तक पहुँचे, और जो सच्चाई है, मतलब जितने भी लोगों तक पहुँच सकती है, हम 20 लोग 30 लोग जितनों को भी अवेयर करा सकते हैं अपनी तरफ से, हम ट्राई करेंगे। भाई 1% लोग भी अवेयर हो जाए ना, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोगों, पॉडकास्ट वगैरह की बात अगर आप करोगे ना, तो उसमें वो लोग बताते हैं, वो एनसीईआरटी पढ़ के तो नहीं, मतलब पढ़ी है उन्होंने, लेकिन वो एनसीईआरटी वाली इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर रहे। बिल्कुल ऑपोजिट होती है, वो अपोजिट होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है ना, जो
आपस में दोनों चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, उधर आइडियाज़ कुछ हो रहे हैं, इधर आइडियाज़ कुछ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है ना हमारी बुक्स में, ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स जो है हमारी, तो कुछ ना कुछ फॉल्ट तो है। तो यही कहानी है। तो वो ये समझ लो कि मैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो मतलब वो हिस्टोरियन भी नहीं था, ठीक है, और उसने एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ना हमारी बुक्स में ऐसे डिलीवर कर दिया, जहाँ वो लेफ्ट आउट मिस कर रहा था उसे वहाँ तो पॉपुलैरिटी मिल नहीं पाई इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है, तो उसमें फिर उसने अपनी भड़ास जो है ना खुल के वो वहाँ निकाली है, ठीक है, कि ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, इंडिजीनियस रूलर्स को उसने, ठीक है, अच्छे से मतलब शो नहीं करा, जिस तरीके जो वैल्यू वो डिजर्व करते थे ना वो वैल्यू नहीं मिली उन्हें। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रॉपरली उन वॉर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो वॉर की बात करने से पहले एक मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि जब पुराने टाइम में एंशियंट वॉर्स जो हुआ करते थे, जब कोई किंग ने मान लो अटैक किया और वॉर ख़त्म हो गया और कोई किंग ने उस वॉर को जीत लिया है, तो बेसिकली क्या होता था वॉर जीतने के बाद? मतलब मैं ऐसा कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई वॉर जीता है तो वो क्या करेगा, वो किंगडम को ले लेगा या फिर वहाँ पर टैक्सेशन कर देगा या आके टेक ओवर कर लेगा हर चीज़ को, मतलब उस तरीके से? ऐसा होता था अभिषेक भाई, वॉर जब लड़े जाते थे ना तो वो कुछ ग्राउंड्स पर लड़े जाते थे, ठीक है, या तो जो मतलब जो अटैक करने वाला रूलर है उसके पास आप ये समझ लो कि मनी है ना, मनी वो बहुत ज़रूरी थी, ठीक है, तो उसकी कमी है तो वो अटैक करता था लूट के पर्पज से, ठीक है, एक रीज़न तो ये होता था। दूसरा होता था कि कुछ म्यूचुअल उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, इस पर्पज से भी अटैक होते थे, ठीक है, या तो लूट करने के पर्पज से कि भाई उसे ज़रूरत है पैसों की, ठीक है, वो लूट करना चाहता है, तो जब वो लूट करने के पर्पज से आता था तो वो वॉर करता था, ठीक है, वॉर करने के बाद अगर वो जीत जाता है, ठीक है, तो वो रेड करता था, ठीक है, एरियाज में रेड करके लूट करके ले जाते थे। रेड करने वाले होते थे सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर्स क्या करते थे कि मतलब हर आर्मी का अलग अलग हिसाब होता था, कोई 2/5, ठीक है, सोल्जर्स रख लेते थे, बाकी 3/5 पार्ट दे देते थे रूलर को, मतलब पहले कमांडर को, कमांडर से फिर रूलर के पास जाता था, ठीक है, या फिर दूसरा होता था कि अगर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने पे क्या होता था कि मान लो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वॉर चल रहा है, तो अगर वॉर इनडिसिसिव है, ठीक है, मतलब दोनों लड़े जा रहे हैं, ठीक है, ना वो जीत रहा ना ये जीत रहा, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हो जाते थे, ठीक है, मतलब गिफ्टिंग वगैरह होती थी कि भाई मैं आपको इतने हाथी दे रहा हूँ, आप मुझे इतने घोड़े दो, ठीक है, गिफ्टिंग वगैरह होके वो म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता था। अगर कोई एक जीत गया, ठीक है, तो जीतने पे क्या होता था, या तो वो टेरिटरी एनेक्स कर ली जाएगी, ठीक है, वो जो टेरिटरी है जिसको आपने जीता वो एनेक्स कर लोगे आप। एनेक्स करने के बाद दो काम होते थे, ठीक है, या तो आप अपना कमांडर बिठाओगे वहाँ पे रूलर को हटा के, या वो रूलर आपकी सुजर्निटी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, अगर वो रूलर आपकी सुजर्निटी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो वो आपके नीचे काम करेगा, आपको टैक्स देगा और वॉर इंडेमनिटी भी देगा। भाई अगर मैंने वॉर लड़ा, हाँ, मेरा खर्चा आया 5 लाख का, ठीक है, उस टाइम 5 लाख बहुत बड़ी बात थी, 5 लाख का खर्चा आया, ठीक है, तो मैं उससे 6 या 7 मांग लूंगा, ठीक है, और वो दे देगा, ठीक है। अगर वो, ठीक है, मतलब नहीं झुक रहा आपके सामने, क्योंकि ऐसे बहुत रूलर हैं हमारे इंडिया में जिन्होंने कभी मतलब सर झुकाया ही नहीं इन्वेडर्स के आगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये होता था कि या तो वो लोग उन्हें मार देते थे और अपना कमांडर बिठा लेते थे, ठीक है, और अगर सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ली तो फिर वही टैक्सेस देते रहते थे आने वाले समय में, मतलब आगे तक हर साल एनुअल एक कुछ पेमेंट जाती थी, वो जाती रहती थी, ये चलता था। अच्छा, तो मतलब ऐसा होता था कि किंगडम भी पूरी कभी ले लिया करते थे, हाँ, अपने कमांडर्स बिठा दिया करते थे वहाँ पे। वो देखो मैं बताता हूँ, जो इंडियन रूलर्स है ना, जितना मैंने पढ़ा है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और मराठा एम्पायर, ये दो तो मेरे को ऐसा लगा कि मदरहुड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक वो मदरहुड अलग है, जैसे मैं बताता हूँ, टेरिटरी कुछ लोग थे जैसे राणा संगा का नाम आप सुनोगे, ठीक है, उसने गुजरात के सुल्तान को हराया, ठीक है, आपके मालवा के सुल्तान को हराया, ठीक है, दिल्ली की लोधी डायनेस्टी को हराया, इब्राहिम लोधी को, ठीक है, तब भी उसने दिल्ली पे कैप्चर नहीं करा, ठीक है, हराने के बावजूद भी, कि मेरे को वहां पढ़ के फील हुआ कि उन्हें, अगर वो मेवाड़ के रूलर्स थे ना, तो उन्हें मेवाड़ ही पसंद था, मातृभूमि का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था उनका। अच्छा, हराया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वॉर इंडेमनिटी ली, ठीक है, या लूट भी करी, ठीक है, लूट हर किंग करते थे लूट, क्योंकि सोल्जर्स करते ही करते हैं, अगर वॉर हुआ है तो आपका किंग चाहे कोई किंग होते थे जिनका स्ट्रिक्ट ऑर्डर रहता था, नहीं तो अगर आप लड़ोगे तो लूट मस्ट थी, ठीक है, लोग या तो खुद ही दे दें, ठीक है, हाँ, लेकिन
ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन किंग्स के साथ मैंने ये देखा कि ये नहीं है कि वुमेन से चिल्ड्रंस पे आप एट्रोसिटीज करो, ठीक है। लूट करना तो पार्ट था, क्योंकि एक स्पिरिट होती है ना पीछे। हाँ अगर सोल्जर लड़ रहा है ना तो उसे पैसा चाहिए, ठीक है। हाँ। तो ये रहती थी। तो मैं मदरहुड के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा था। तो मातृभूमि का ऐसा कॉन्सेप्ट था, वो लोग लड़ते थे, हराते थे, कॉन्फ्लिक्ट होता था, हरा दिया, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि दिल्ली पे कैप्चर कर लिया, उन्हें मेवाड़ ही प्यारा था, ठीक है। अच्छा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रूलर्स होते थे जो पहले से ही एक्सपेंशनिस्ट थे, जैसे मराठा एम्पायर के पेशवाज हुए, हाँ। ठीक है, या पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अच्छा। इन्होंने एक्सपेंशन किया बहुत, ठीक है। तो वो अगर वो वाली स्पिरिट है किसी किंग के अंदर, तो वो हराएगा, किंगडम को एनेक्स करेगा और अपनी टेरिटरी में शामिल कर लेगा। वरना तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होते थे, हराते थे, पैसा लेते थे, खत्म बात, यहाँ से मट जाती थी। लेकिन अगर किसी के अंदर मतलब एक्सपेंशनिस्ट है ना पॉलिसी है उस किंग की, तो फिर तो पूरा किंगडम को एनेक्स कर लिया जाता। ये ठीक है। तो जो सबसे पहला वॉर है, जो काफ़ी फेमस वॉर है, जैसे कि अलेक्जेंडर और पोरस वाला जो है, तो तुम उसको कैसे देखते हो कि अलेक्जेंडर जो था वो एक्सपेंशनिस्ट था, हाँ, या फिर नॉर्मल वो लूट पर्पस से ही आता था, लूट करता था और चला जाता था? ऐसा है भाई, जो फेमस वॉर की तो बात नहीं है, फेमस तो है ही, हाँ। ठीक है। बैटल ऑफ हिडेप्सिस है, जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा इंडिया को, ठीक है। हिडेप्सिस जो है वो आज की मॉडर्न डे झेलम जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। उसे हिडेप्सिस लिखा हुआ है, ठीक है, अलेक्जेंडर के अकाउंट्स में, ठीक है, जो उसके सोर्सेज हैं जहाँ से हमने पढ़ा। तो वो पहली बात तो एक्सपेंशनिस्ट था, ठीक है। उसे पूरी दुनिया जीतनी थी, ठीक है। वो मेसोपोटामिया से चला, ठीक है। आज की जो बाल्कन स्टेट्स हैं मेडिटेरियन सी के आसपास, ठीक है। तो वो वहाँ से चला, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में चला, ईस्ट में। और उसने कहा था जहाँ पे हमारा वर्ल्ड एंड होगा, तो अगर आप इधर से चलोगे तो आपका तिब्बतियन प्लेट्यू आता है, चलते चलोगे, सेंट्रल एशिया आपने करा, ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि सामने आपको, अगर आप सीधा चलोगे ना मेडिटेरियन सी से इस डायरेक्शन में, तो आपको सामने नजर आएगा तिब्बतियन प्लेट्यू, ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट प्लेट्यू है वो। तो या तो आप उधर से इस साइड जाओगे या इस साइड जाओगे। इस साइड जाओगे तो चाइना मंगोल, ठीक है, और इस साइड जाओगे तो इंडिया, ठीक है। तो इधर साइड आया वो, ठीक अच्छा। है। और अगर इधर साइड आया और वर्ल्ड का एंड करना था, तो मेरे हिसाब से उसका एंड बे ऑफ बंगाल में ही होता, ठीक है। लेकिन वो झेलम नदी पे आके रुक गया, इससे आगे नहीं बढ़ा। तो सबसे पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन था कि वो एक्सपेंशनिस्ट था क्या, तो वो हद लेवल का एक्सपेंशनिस्ट था। उसे पूरी दुनिया फतेह करनी थी, किसी से उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं, ठीक है। उसने वो सोच के ही चला था मेसोपोटामिया से कि मुझे पूरी दुनिया फतेह करनी है, ठीक है। अब कहानी ये है कि फेमस बैटल तो ये है ही है, ठीक है। सबसे मेजर इन्वेजन भी यही है, ठीक है, इंडिया में जो सबसे पहली बार होता है, ठीक है। अगर पहले भी कोई होता ना तो मैं उसके बारे में भी जिक्र जरूर करता, लेकिन जो मेजर इन्वेजन होता है ना वो यही होता है सबसे पहले, ठीक है। तो कहानी ऐसे है कि भाई 326 BC में पहुंचता है, ठीक है। पहले तो इजिप्ट वगैरह सब लड़के आता है, सब जीत के आता है, ठीक है। मतलब पर्शिया बहुत जाना माना एम्पायर था उस टाइम का, उसे भी हरा के अलेक्जेंडर यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो कुछ जो मतलब कुछ लोग होते हैं इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट थे, लेकिन उन्होंने हेल्प करी। तो इंडस नदी को पार किसी इंडियन नहीं करवाया था उसे, तक्षशिला का किंग होता था एक, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो उसने इंडस नदी पार करवा दी, ठीक है। पहले ऐसे पुल तो थे नहीं, और ये नदियाँ छोटी मोटी नहीं थी, बहुत मैसिव नदी है, ठीक है। इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ठीक है, बहुत मैसिव नदियाँ, इन्हें आसानी से पार किया जा नहीं सकता। तो एक तक्षशिला का किंग था, उसने इंडस नदी पार करवा दी। इंडस नदी के बाद, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम शुरू हो जाता है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां हैं जिनसे पंजाब बना हुआ है, ठीक है। तो पहली झेलम ही है, ठीक है। तो झेलम पे, ठीक है, जो पोरस था, ठीक है, कटोच फैमिली आज भी कांगड़ा पे रूल कर रही है, ठीक है। तो वो उसी की जीनोलॉजी से है, अभी भी वो अभी भी, हाँ, मतलब रूल तो नहीं कर रहे अब तो, क्योंकि डेमोक्रेसी आ चुकी है, लेकिन प्रिंसली स्टेट है ना, जैसे इंडिया में, जैसे राठौरों की हैं, शेखावतों की हैं, सिसोदियाओं की हैं, बहुत सारी, राजस्थान में भी। अच्छा। ऐसी कटोच फैमिली भी, ठीक है, कांगड़ा की प्रिंसली स्टेट है आज भी, ठीक है। तो वो उन्हीं के ही एंसेस्टर है पोरस, ठीक है, किंग पोरस। तो किंग पोरस से उनका सामना होता है झेलम नदी के मतलब बैंक्स पे, ठीक है। ठीक। तो जब सामना होता है तो अब तक अलेक्जेंडर के अकाउंट्स में लिखा हुआ है ये कि आज तक उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी, और इसे इंडियंस कहते हैं हाथी, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो हाथी उसने पहली बार यहीं देखे इंडिया में आके, ठीक है। क्योंकि अगर आप हाथियों की बात करोगे ना तो हाथी आपको अफ्रीका में मिलेंगे, ठीक है, तस्मानिया
है ना, या फिर साउथ अफ्रीका वाला पार्ट जो है नीचे, ठीक है, अच्छा ऊपर वाले पार्ट में नहीं मिलेंगे, ऊपर सहारा है, ठीक है। अच्छा और या एशियाटिक एलिफेंट होते हैं, ठीक है, तो एशियाटिक एलिफेंट इधर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जब वो इधर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से होते हुए आता है तो उसने आज तक हाथी देखे ही नहीं थे। अच्छा वो ये कहता है ये ह्यूमंगस एनिमल कौन है, ठीक है। तो 326 BC की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये लगा लो आज से 2300 साल पहले की, ठीक है। तो हाथी को देख के वो दंग रह जाता है, ठीक है, हाथी इनको। तो सामने पोरस, और पोरस की अगर आप बात करोगे तो लगभग मतलब जो अकाउंट्स में देखा गया है कि जो आपका अलेक्जेंडर था वो करीबन 5 फुट 6-7 इंच का आदमी था, ठीक है, और पोरस 7.5 फीट का, ठीक है। तो उसका उससे जब सामना होता है तो इंडियन कंटेम्प्रेरी सोर्स तो कोई है नहीं उस टाइम का। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि वॉर होता है, ठीक है? अच्छा और वॉर में अलेक्जेंडर, ठीक है, पोरस को हरा देता है। एलेक्जेंडर पोरस को हरा देता है। हाँ, अलेक्जेंडर पोरस को हरा देता है। अलेक्जेंडर जो है वो आपका मेसोपोटामिया से आया था। ठीक एक इंडियन रूलर, कुल मिला के बात यह है कि एक इंडियन रूलर हार जाता है, ठीक ठीक है। चलो हरा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके आगे की कहानी मुझे समझ में नहीं आती अभिषेक, ठीक है। अच्छा आगे की कहानी ये है कि जो इंसान, ठीक है, पूरी दुनिया को जीतने के पर्पस से निकला था, ठीक है, वो यहाँ ये बैटल जीतने के बाद रुक जाता है, ठीक है। अच्छा रुक क्यों गया, ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो लोग एक मतलब लोग भी कह लो, ठीक है, शायद वो लेफ्टिस्ट ही कहूँगा मैं उन लोगों को, ठीक है, और यूरोपियन हिस्टोरियंस जो हैं, ठीक है, वेस्टर्न, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो एक मतलब बड़ी अजीब सी बात है, शायद तुम्हें हंसी भी आए, वो कहते हैं कि जब अलेक्जेंडर ने पूछा, ठीक है, जीतने के बाद किंग पोरस से कि अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं, ठीक है, कैसा बिहेवियर रखूं, तो पोरस कहता है कि जैसा एक किंग दूसरे किंग के साथ करता है, ठीक है। इस बात से अलेक्जेंडर खुश हो जाता है। पहले तो मुझे इस बात में ऐसा कुछ समझ नहीं आया जिसमें खुशी हो, ठीक है ना, खुशी वाली कोई बात तो समझ में आई नहीं, और खुश हो जाता है और वो उसे अपना, ठीक है, जो पोरस का किंगडम था वो उसे रिटर्न कर देता है, ठीक है। भाई कितना लॉस होता है एक वॉर में, ठीक है। और ये लोग ना, ये बड़े बड़े रूलर हैं, ठीक है, चंगेज खान, ठीक है, मतलब रूलर तो इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े हैं, अशोक है, ठीक है, महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। लेकिन जो मुझे बात समझ में आती है, ये लोग प्रैक्टिकल होते थे, ठीक है, ये इमोशनल नहीं होते थे, ठीक है। तो मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि जो पूरी दुनिया फतेह करने के बाद, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा, वो इस बात से खुश होकर वो किंगडम भी वापस कर देगा, ठीक है। उसका कितना लॉस हुआ होगा, और सबसे बड़ा लॉस उसका ये है कि उसने अपना हॉर्स था उसका ब्यूसीफेलस, ठीक है, वो एक हाथी के द्वारा, मतलब एक हाथी ने उसके हॉर्स को मार दिया था, ठीक है। वर्ल्ड में ऐसे ही 2 हॉर्सेज हैं, ठीक है, जिन्हें शायद कुछ वॉरियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, वो या तो ब्यूसीफेलस है अलेक्जेंडर का, या चेतक है महाराणा प्रताप का, ठीक है। ये 2 हॉर्सेज नहीं है, ठीक है, जिन्हें शायद कुछ वॉरियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वो हॉर्स जो जिसने उसे पूरी दुनिया फतेह करके दी, ठीक है, बहुत ही मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्स था, क्योंकि कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी थी उस हॉर्स में, ठीक है। उसे एक किंग मार देता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा लॉस तो उसका यही था, ठीक। तो मेरे को, और हाँ एक बात और है कि जब अलेक्जेंडर यहाँ से चला जाता है तो उसके बाद के जो कॉइन्स मिले हैं ना, उन कॉइन्स में देखा गया है कि जो मिंटिंग हो रही थी कॉइन्स की, उसमें किंग पोरस को ना डोमिनेंट पोजीशन में दिखाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर कोई किंग जीतता था ना, ठीक है, और अगर चला भी गया तो या तो अपना कमांडर बिठा के जाता, या कोई एग्रीमेंट पीस ट्रीटी साइन करके जाता कि भाई हमारा एग्रीमेंट हो गया, पीस ट्रीटी हो गई कि आप मेरे को इतना टैक्सेशन हर साल दोगे, ठीक है। वो उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके सोर्सेज में, अलेक्जेंडर के सोर्सेज में कोई ट्रीटी का आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, और ना किसी कमांडर को बिठा के जाता है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद अगर कोई किंग जीत जाता था तो मिंटिंग भी उसी किंग की होती थी। अलेक्जेंडर की मिंटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन मिंटिंग हो रही थी किंग पोरस की, और उसमें भी वो अलेक्जेंडर के ऊपर डोमिनेंट पोजीशन में थे। अच्छा, अगर कोई हार जाता तो शायद किंगडम भी वापस मिल गया, ठीक है, तो मिंटिंग करता, नॉर्मल मिंटिंग करता, अपनी फोटो लगाता, ठीक है। लेकिन उसमें मिंटिंग क्या हो रही थी कि किंग पोरस डोमिनेंट पोजीशन में एलिफेंट पे बैठे हैं, और उसके ऊपर, ठीक है, मतलब अटैक करते हुए दिखाया गया है, ठीक है, वो हॉर्स पे बैठा हुआ है, ठीक है, अलेक्जेंडर। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा झोल है भाई, ठीक है, इसमें। फिर उसके बाद ठीक है, अगर वो जीत गया था, ठीक है, इसे किंगडम भी वापस कर दिया, ठीक है, तो आगे क्यों नहीं गया, ठीक है, आगे जा सकता था ना। तो
इस वजह से भाई इसमें कहानी यही है कि जो सोर्सेज है ना वो सारे कंटेम्प्रेरी, इंडियन सोर्स तो है नहीं कंटेम्प्रेरी, जो सोर्सेज हैं वो सारे अलेक्जेंडर के कोर्ट हिस्टोरियंस के ही हैं, ठीक अच्छा। है। और हो सकता है कि भाई क्योंकि कोर्ट में लिखने वाले जो हिस्टोरियंस होते थे ना, हाँ। वो यूलॉजी लिखते थे। यूलॉजी को मतलब हिस्टोरिकल टर्म है, ठीक है। यूलॉजी का मतलब होता है कि अपने राजा की प्रशंसा करना, अच्छा। ठीक है। जैसे बहुत से ऐसे राइटर्स रहे हैं, ठीक है, चंद्र बरदाई भी थे, ठीक है, और बाणभट्ट थे, ठीक है। तो ये लोग क्या थे कि ये लोग अपने किंग की प्रशंसा करते थे, उसे यूलॉजी कहा जाता था। तो बात समझ में तब आ जाती कि उधर का भी कोई सोर्स है और इधर का भी कोई सोर्स है, हाँ। ठीक है। तो इधर तो ऐसा कोई सोर्स मिलता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने आपको एविडेंस के तौर पर बताई भी, ठीक है, कि उसका हॉर्स मरा ना, उसने आगे कोई अटैक करा, ठीक है, ना ही वो अपना कोई कमांडर छोड़ के गया, ठीक है। तो मेरे को इसमें बहुत बड़ा झोल नजर आता है और मैं तो मानता नहीं कि अलेक्जेंडर जीता था, क्योंकि अलेक्जेंडर अगर आता तो आगे भी जाता, ठीक है। बिल्कुल। वो यहाँ पे आके रुक गया और मैं कहता हूँ किंग पोरस ने उसे हराया था, ठीक है। तो अलेक्जेंडर और सिकंदर एक ही आदमी है ना? हाँ, ये हाँ, तो ये तो काफी फेमस कहावत है ना कि सिकंदर ने पूरी दुनिया फतेह कर ली, है ना? तो अगर इतने सारे एविडेंसेस अवेलेबल हैं तो बिल्कुल हमारे पास कोर एविडेंस तो इन्हीं से बन जाता है कि जो इंसान निकला ही जीतने के लिए, अगर वो कहीं जाके रुका तो तुम उसकी जीत कैसे बता सकते हो उस चीज? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज में जो कहते हैं कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ जैसा बिहेव करना चाहिए वैसा करो, इस बात से खुश हो गए उसने किंगडम वापस कर दिया, भाई मैं मान नहीं सकता, ठीक है। हाँ, ये कोई बात ही ये नहीं है, इस भाई चीज पे किंग क्यों ऐसा वापस करें? भाई ये इतने प्रैक्टिकल आदमी होते थे ना, इतने ज्यादा प्रैक्टिकल, इमोशन तो इनमें होता ही नहीं था। इमोशन अगर है ना किसी इंसान में तो वॉरियर तो बन नहीं सकता, एक ग्रेट वॉरियर नहीं बन सकता, ठीक है। स्किल्स हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर फतेह करनी है ना दुनिया तो इमोशन नहीं होना चाहिए। इमोशन, अटैचमेंट जैसी चीज़ें अगर किसी बंदे में आ गई ना तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। वही कहानी मुझे नज़र आती है कि वो बंदा प्रैक्टिकल इतना, ठीक है, इतना बड़ा वॉरियर, वो इस बात से खुश होकर वापस कर देगा, उसका कितना लॉस हुआ होगा उस वॉर में, ठीक है। उसने अपना मतलब शायद किंगडमों से भी ज़्यादा प्रीशियस उसका हॉर्स बुसेफेलस उसे खो दिया था, ठीक है। और खैर उसे एक बात और पता लग गई थी, ठीक है। कुछ लोग मतलब कहते हैं कि ये भी रीज़न हो सकता है वो आगे नहीं गया, उसे पता चल गया था कि मगध, जो आपका मगध एम्पायर है, ठीक है, कि उसमें इससे भी 20 गुना ज़्यादा बड़ी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी हुई है, ठीक है। और जितने एलिफेंट पोरस के पास हैं इससे भी बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स वहाँ हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब तो तुम किसी भी थ्योरी पे, किसी एक थ्योरी पे बिलीव कर लो, अगर इस पे करोगे तो फिर तो मगध ये दिखेंगे कि मगध बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ये वाली तो बात साइड ही रख दो, ठीक है। मगध तो स्ट्रॉन्ग था, वो भी इंडियंस ही थे, हाँ वही तो। लेकिन कहानी बस यही है कि पोरस जो यहाँ से वापस चला गया ना, वो वाली कहानी समझ में नहीं आती, ठीक है। वो लोग कहते हैं कि ऐसे चला गया वैसे चला गया, भाई कॉइन्स की मिंटिंग हो रही थी ना, उसमें पोरस अटैक करता हुआ डोमिनेंट पोजीशन में दिखाया सबसे बड़ी चीज वही है। हाँ, और ना ही कोई एग्रीमेंट है, और बंदा अपना कमांडर जरूर छोड़ के जाता है, ठीक है, और टैक्स भी कलेक्ट करता और कोई ना कोई ट्रीटी भी जरूर साइन हुई होती, लेकिन नहीं है ऐसा, ठीक है। बस एक आइडियलिस्टिक सी बात है कि खुश हुआ और किंगडम वापस देकर चला गया, ठीक है। ऐसे तो नहीं है भाई, नहीं कर रहा होता है ना। खैर हकीकत है भाई ये, ठीक है। तो समझ सकते हो तुम क्या ही रहा होगा, ठीक है। तो मैं तो खैर मैं बता रहा हूँ 100% श्योर हूँ मैं कि किंग पोरस ने अलेक्जेंडर को हराया था, ठीक है। और बाकी तो उसके जो डिसेंडेंट्स हैं वो आज भी रूल कर रहे थे, ठीक है। आप अगर देखोगे, अभी मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताऊंगा, उन्हें कैसे हराया कटोच राजपूतों ने, तो उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे। तो ये कटोच राजपूत जो हैं ये किंग पोरस के ही डिसेंडेंट्स हैं, तो आज भी है वो, ठीक है। और अलेक्जेंडर के तो मैंने कभी अभी तक सुनी नहीं कि कोई प्रिंसली स्टेट है उसकी, तो समझ सकते हो आप, ठीक है। फिर कहानी उसके बाद, ठीक है, तो अब ये सीरीज ऐसी शुरू करते हैं, ठीक है। तो कहानी क्या है कि भाई हिस्ट्री को ऐसे तोड़ा मरोड़ा गया है, अलेक्जेंडर को जो पहला इन्वेजन भी मेजर वही है, तो उसमें वहीं से शुरू कर दिया कि वो ग्रेट था, उसने, है ना, पोरस को हरा दिया था। तो यहाँ तो तोड़ मरोड़ जो कर दी गई, ठीक है। उसके बाद जो मेजर इन्वेजन शुरू होते हैं ना, वो इस्लामिक इन्वेजन शुरू होते हैं, ठीक है। तो कहानी ऐसे है कि भाई लगभग 622 AD के आसपास, ठीक है, लगभग उसके 900 साल बाद, ठीक है, अलेक्जेंडर ने जब अटैक करा है, ठीक है, उसके 900 साल बाद क्या होता है कि 622 AD की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इस्लाम जो है, ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में आता है, मतलब शायद थोड़ा उससे पहले भी आ गया हो, मैं आपको
अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, 7th सेंचुरी में, ठीक है, तो आता है एग्जिस्टेंस में, ठीक है, लार्ज स्केल पे, ठीक है। तो भाई उधर क्या चलता था, खिलाफत सिस्टम मतलब खलीफा सिस्टम चलता था, ठीक है। खलीफा सिस्टम का मतलब यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड का हेड जो होता है ना, वो एक खलीफा होता, ठीक है। इस सिस्टम का एबोलिशन कर दिया मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, ठीक है। अब आप पूछो मुस्तफ़ा कमाल पाशा कौन है, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है, जो आज का मॉडर्न डे टर्की है ना, उसका फादर कहा जाता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को, ठीक है। लास्ट सेंचुरी में उसने खलीफा सिस्टम को एबोलिश कर दिया, ठीक है। पहले क्या होता था कि इस्लाम वर्ल्ड का एक हेड होता था, उसे खलीफा कहा जाता था, ठीक है। उसके कमांडर होते थे जो उसके लिए काम करते थे। तो अल हजाज, ठीक है, अल हजाज खलीफा था, ठीक है, इस्लामिक वर्ल्ड का। मैं आपको बता रहा हूँ 7th 8th सेंचुरी के आसपास की बात। तो जो नए नए मतलब कन्वर्ट हुए थे ना इस्लाम में, तो सेलोन, आज का श्रीलंका, उसे सेलोन कहते थे पहले, ठीक है। तो सेलोन से गिफ्ट जाते थे, ठीक है, उसके खलीफा के लिए, ठीक, कुछ करने के लिए। तो खलीफा के लिए गिफ्ट जाते थे। तो जब वो गिफ्ट जाते थे ना, तो कुछ पायरेट्स थे। अच्छा, ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ना, ये उनकी तरफ से दी गई है, ठीक है। किन की तरफ से? जो आपके खलीफा थे या उनके खलीफाज की तरफ से, ठीक है, उनकी तरफ से दी गई है। किस चीज़ के रिएक्शन में? इस चीज़ के रिएक्शन में कि उन्होंने सिंध जो है आज का, जो इंडिया का पार्ट होता था, उसको एनेक्स क्यों किया, ठीक है, उस पर अटैक क्यों किया था, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पॉलिसी ही एक्सपेंशनिस्ट थी, ठीक है। जो मैं बता रहा था ना आपको, कुछ लोग तो माइंडसेट से चलते हैं, उनमें मदरहुड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, मातृभूमि का, उन्हें फतेह करना है बस सब कुछ, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी तो पॉलिसी ही एक्सपेंशनिस्ट की थी। लेकिन खैर उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए सेलोन से जो गिफ्ट आते थे, ठीक है, न्यू मुस्लिम्स जो थे, ठीक है, जो न्यू कन्वर्ट थे, तो वो अल हजाज को, ठीक है, खलीफा को खुश करने के लिए, ठीक है, गिफ्ट्स भेजते थे। तो जो गिफ्ट्स भेजे जाते थे वो आज के, आप ये समझ लो, सिंध है ना, पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है, पाकिस्तान में, वहाँ दीवल पोर्ट था, ठीक है। तो दीवल पोर्ट के आसपास कुछ पायरेट्स जो थे वो अक्सर, ठीक है, लूट लिया करते थे उन गिफ्ट्स को, सेलोन से आने वाले जो जाने थे अरब, ठीक है, अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया, तो वहाँ जाने थे वो। तो अक्सर ऐसा होता था। तो अल हजाज ने अपने कमांडर्स को भेजा, ठीक है, और कहा कि राजा दाहिर, ठीक है, सिंध के राजा थे, ठीक है, राजा दाहिर से कहा कि कंपनसेशन करो, ठीक है, मतलब हमें पैसा दो। कुल मिला के बात यह है, ठीक है, जो भी हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। तो राजा दाहिर का भाई क्या लेना देना इस चीज़ से, ठीक है। तो इस चीज़ को, ठीक है, बेस बनाते हुए उन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है, सिंध पे, ठीक है। काफ़ी टाइम तक उनका कॉन्फ्लिक्ट चला और एट द एंड वो राजा दाहिर को हरा देता है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। 712 AD की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 712 AD में जो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, यंग लड़का था, 17-18 साल का, ठीक है। तो उसने राजा दाहिर को हरा देता है वो, ठीक है। और हराने का रीज़न मैंने आपको बता दिया क्या दिया है उन्होंने। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि उनकी पॉलिसी ही एक्सपेंशनिस्ट थी। अच्छा, पहले सिंध के बाद इंडिया का नंबर, मतलब सिंध भी इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन आगे आना था उन्हें, ठीक है। तो जब वो राजा दाहिर को हरा देता है, तो उनके जो उनकी बेटी थी और उनकी वाइफ जो थी, उन्हें भोगदासी बना लेता है, ठीक है। भोगदासी? हाँ, भोगदासी बना लेता है, मतलब सही चीज़ नहीं है, जो बोलनी नहीं चाहिए। तो अच्छा, हाँ, तो वो एज अ गिफ्ट उसे अल हजाज को भेज देता है, ठीक है, उनकी बेटी को, ठीक है, और उनकी वाइफ को, ठीक है। तो जब वो वहाँ भेज देता है, अल हजाज मतलब खलीफा के लिए भेज देता है, तो ये बात जब राजा दाहिर का लड़का, ठीक है, वो बप्पा रावल के पास पहुँचता है सीधा, ठीक है। बप्पा रावल आज के मॉडर्न डे मेवाड़, ठीक है, जिसे आप उदयपुर वाला एरिया, चित्तौड़गढ़ वाला एरिया, ठीक है, राजसमंद जिला जो है, ठीक है, आज का, यहाँ के किंग हुआ करते थे, ठीक है। तो इनके पास पहुँचता है, ठीक है। तो बप्पा रावल के पास जब वो पहुँचता है, तो जब वो ये बात बताता है ना, तो वो एक बार में ही समझ जाते हैं कि इन लोगों के साथ पीस हो ही नहीं सकती, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो एक फ्रंट बनाते हैं, ठीक है, जिसे राजपूत फ्रंट नाम दिया गया, ठीक है। गुजरात के किंग्स होते थे, ठीक है, प्रतिहार, ठीक है, जिसके बहुत महान किंग रहे मिहिर भोज, ठीक है, अक्सर उनका नाम सुनोगे आप, ठीक है। मिहिर भोज हो गए, ठीक है, मतलब किंग्स तो बदलते रहे, ठीक है, क्योंकि संघर्ष छोटा नहीं था, काफ़ी टाइम तक चला, ठीक है। तो उसमें किंग बदलते रहे, जैसे मैं लड़ रहा था वॉर, फिर थोड़े टाइम बाद भाई मेरे बाद मेरा बेटा किंग बना, तो वो उसने लड़ा, ठीक है। तो मैं किंग का नाम बाद में बताऊंगा, पहले मैं डायनेस्टीज का नाम बता देता हूँ, ठीक है।
तो सोलंकी या फिर चालुक्य जिन्हें कहते हैं हम, ठीक है, वो हो गए, प्रतिहार्ष हो गए, ठीक है, और बप्पा रावल या आप ये कह लो गहलोत्स, ठीक है, जो थे, ठीक है, और जम्मू कश्मीर वाले एरिया के एक मतलब कारकत्या डायनेस्टी होती थी, ठीक है, तो वो लोग, इनके साथ इन्होंने राजपूत फ्रंट बनाया, ठीक है, और इनका, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के साथ, ठीक है। आप ये लगा लो, जब इन्होंने इन्हें हराना शुरू करा, ठीक है, तो मेनली बप्पा रावल और मिहिर भोज जी ने, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे कमांडर थे, तो उनके लिए तो मैं बताता हूँ, जो अरब से, ठीक है, इनके लिए तो सबसे बड़े दुश्मनी मिहिर भोज थे, ठीक है। मिहिर भोज का, ठीक है, जो फ्लैग सिंबल था ना, ठीक है, वो आदि वरा था, ठीक है, आदि वरा मतलब बोर होता है, बोर एक मतलब जंगली शुगर कह सकते हो आप उसे, ठीक है, वो उनका वो होता, भगवान विष्णु जी का एक अवतार भी समझ गया। विष्णु को बहुत मानते थे, ठीक है, शैविज्म के, क्योंकि मैं भी एक राजपूत हूँ, तो शैविज्म के बहुत बड़े बिलीवर हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो लोग शैविज्म को बहुत फॉलो करते थे, तो उनका फ्लैग पे जो सिंबल था वो आदि वरा का था। तो मुझे जो समझ में आता है ना, मुझे लगता है अरब वर्ल्ड आज भी बहुत नफरत करता है, ठीक है, जो आदि वरा मतलब जंगली शुगर होता है ना उससे, ठीक है, ऐसा फील होता है। बाकी तो वो अपने एनल्स में खुद लिखते हैं, ठीक है, कि सबसे बड़ा, ठीक है, अरब्स का जो दुश्मन है वो मिहिर भोज है, ठीक है। हाँ, तो इनका जो राजपूत फ्रंट बना, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम से इनका रेबेल शुरू हुआ, ठीक है, तो आप मानोगे नहीं, इन्हें हराया, ठीक है, और हरा के इन्हें ईरान तक, आज के ईरान तक खदेड़ा, ठीक है। अच्छा भाई, मैं लोग अब टैंक से ट्रैवल नहीं कर सकते खदेड़ते हुए, ठीक है, पीछे तक, ठीक है, उन्होंने पैदल, ठीक है, मतलब स्टैंडिंग आर्मी के होने के बावजूद 500 किलोमीटर तक खदेड़ा उन्हें। अब समझ सकते हो 500 किलोमीटर खदेड़ना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, और वापस आते हुए हर 100 किलोमीटर पे अपनी चेक पोस्ट बिठाई, अपना कमांडर बिठाते हुए आए, ठीक है। ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन, सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन कहूंगा मैं इसे, बप्पा रावल का, ठीक है। आज का रावलपिंडी पाकिस्तान में उन्हीं की एक चेक पोस्ट है, ठीक है, बप्पा रावल से रावलपिंडी, ठीक है, रावल का पिंड मतलब गाँव, ठीक है। तो मैं मतलब सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन है ये, ठीक है। 500 किलोमीटर तक खदेड़ो उन्हें, ठीक है, और बहुत बड़ी बात है भाई, उस टाइम पे 500 किलोमीटर खदेड़ना और उसके बाद वापस आते हुए हर 100 किलोमीटर पे चेक पोस्ट बनाते हुए आना, ठीक है। उसका रिजल्ट है 300 साढ़े 300 साल तक कोई इन्वेजन नहीं हुआ, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, कोई भी इन्वेजन नहीं होता 300 साढ़े 300 साल तक, छोटा मोटा शायद कोई हुआ हो, ठीक है, बाकी कोई मेजर इन्वेजन नहीं होता है, ठीक है। मेजर इन्वेजन फिर शुरू होते हैं, ठीक है, आपके 11th सेंचुरी में और 12th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी में जो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी के शुरू होते हैं, ठीक है। पहले तो मोहम्मद गौरी जो था, ठीक है, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ बैटल करा था, ठीक है, उसके बारे में तो पता ही है सबको, हाँ, करूँगा मैं उसके बारे में अभी आपसे बात, लेकिन उससे पहले, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, वो रेड करने आता था, ठीक है, उसके साथ, पर हाँ, लेकिन जो ये वाली बात अधूरी रह गई कि जो सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी मतलब तारीफ होनी चाहिए थी ना हिस्ट्री में, वो होती नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हो 500 किलोमीटर तक खदेड़ने के बाद फिर चेक पोस्ट बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, 300 साढ़े 300 साल तक वो आ ही नहीं पा रहे आगे, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जगह नहीं मिली उन्हें, ठीक है, हिस्ट्री की बुक्स में जो जगह वो लोग डिजर्व करते थे ना, वो जगह उन्हें मिल नहीं पाई, ठीक है। शायद ललितादित्य मुक्तपिंड का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, नहीं, मैंने नहीं सुना। बप्पा रावल का कभी सुना होगा तो एक आध बार सुना हो, ठीक है। मिहिर भोज का सुना हो तो एक आध बार, हो सकता है बस उनके डिसेंडेंट्स को थोड़ा बहुत पता हो कि हमारे डिसेंडेंट थे, वो हमारे एंसेस्टर्स थे, लेकिन वैसे अगर आप आम जनमानस से बात करोगे ना तो किसी को नहीं पता, ठीक है, कि मिहिर भोज कौन थे, बप्पा रावल कौन थे, ठीक है, जबकि बहुत बड़ा योगदान था उनका, ठीक है। पोरस के बारे में किसी को नहीं पता था, ठीक है। तो 300 साढ़े 300 साल तक तो कोई इन्वेजन होता नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ मैं उसको, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में तो हर साल कुछ ना कुछ इन्वेजन होते थे, लेकिन 300 साढ़े 300 साल खैर बहुत बड़ी बात थी। फिर आगे बात बढ़ती है, तो एक अल बिरूनी नाम का हिस्टोरियन हुआ, ठीक है, स्कॉलर था, खैर हिस्टोरियन तो क्या कहूँ मैं, तो स्कॉलर था, बहुत बड़ा स्कॉलर है, ठीक है, अल बिरूनी। उसने इंडिया के ऊपर एक किताब लिखी, किताबुल हिंद, ठीक है, पढ़ भी सकते हो आप अगर पढ़ना चाहो, इंटरेस्ट है किसी को, किताबुल हिंद, ठीक है। तो जब उसने वो किताब लिखी तो उसने इंडिया की इमेंस वेल्थ के बारे में जिक्र करा, ठीक है, और दूसरा जिक्र जो उसने करा, उसने कहा कि इंडिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है,
ये लोग आपस में लड़ रहे हैं बहुत, ठीक है। अच्छा। जैसे मैं आपको बता दूं कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था बहुत हद लेवल पे कन्नौज के ऊपर। अच्छा। कन्नौज के ऊपर, ठीक है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टेब्लिश करने के लिए प्रतिहार्स, ठीक है, राष्ट्रकूटास और पालास, ठीक है, इन तीनों का स्ट्रगल चल रहा था। कभी कन्नौज पे, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट कर लेते थे प्रतिहार्स, कभी राष्ट्रकूटास और कभी पालास। अच्छा। तो इनका ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, इसे कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है। तो अल-बिरूनी जब इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, काफ़ी साल यहाँ रह के गया, ठीक है, उसने संस्कृत भी सीखी और वेद भी पढ़े हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा स्कॉलर है, ठीक है, उसकी कोई, और कायदे में तो स्कॉलर्स की तो कभी बुराई करनी भी नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, ठीक है। तो उसने किताबुल हिंद जो लिखी, ठीक है, उसमें उसने इमेंस वेल्थ के बारे में जिक्र करा, ठीक है, और जिक्र करता है कि सेंट्रल अथॉरिटी बहुत वीक है इंडिया में, ठीक है। ये लोग आपस में, क्योंकि ईगो बहुत है, ठीक है, वो मैं आज भी देखता हूँ, एक दूसरे की टांग खींचने की आदत, ठीक है, कि सिसोदिया राठौरों की टांग खींच रहे हैं, ठीक है, राठौर प्रतिहारों की खींच रहे हैं, कोई शेखावत की खींच रहा है, ठीक है, कोई सोलंकियों की खींच रहा है, ठीक है। तो कहानी इस तरीके से चलती थी, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी कोई थी नहीं उस टाइम पे। तो जब महमूद ऑफ गजनी को ये बात पता चलती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे रेड करनी स्टार्ट करता है, ठीक है, और रेड स्टार्ट करता है तो उसने इमेंस वेल्थ लूटी यहाँ से, ठीक है, इन्वेजन करे। वो लूट के पर्पज से आया था, वो एक्सपेंशन के पर्पज से नहीं आया था, ठीक है, पर उसे भी काफ़ी जो आपके विद्याराज किंग थे, चंदेल थे वो, ठीक है, तो उन्होंने 17 बार उसे हराया, ठीक है, 17 रेड करी उसमें, महमूद ऑफ गजनी ने 17 रेड करी, उसमें से एक रेड के दौरान, ठीक है, 17 बार हराया चंदेल किंग ने उन्हें, ठीक है। अच्छा। पर ये चीज़ें खोती सी जा रही हैं, उसमें तो है ही नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी माइनॉरिटीज वाली डिटेल पे लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो बहुत, मतलब बहुत मुश्किल ही मिल पाती हैं, ठीक है, आप अगर ढूंढोगे तो। 17 बार उसे हराया, ठीक है। तो इस तरीके से उसके इन्वेजन शुरू होते हैं और उनका बेसिस बनता है किताबुल हिंद जो अल-बिरूनी ने लिखी थी। तो वो जब महमूद ऑफ गजनी, आप ये लगा लो 1030 एडी में मर जाता है, ठीक है, 1030 एडी में मर जाता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी, ठीक है, खैबर पास से इंडिया में एंट्री लेता है, ठीक है, और जब वो इंडिया में आता है तो पृथ्वीराज चौहान से उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है। तब तक, ठीक है, इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी आ जाती है, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी आ जाती है चौहान्स की, ठीक है। चौहान्स आप ये लगा लो अजमेर और शकंबरी से निकले, ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा था ना मातृभूमि वाला कॉन्सेप्ट, उससे आगे बढ़ा, ठीक है। तो आगे बढ़े चौहान और उसके बाद उन्होंने दिल्ली पे भी अपना, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट करा, ठीक है। खैर दिल्ली को एस्टेब्लिश तो पहले ही कर दिया था अनंगपाल तोमर ने, ठीक है। हाँ, अनंगपाल तोमर जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के नाना लगते थे, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही दिल्ली, जो आपका आज ये वाला लाल, मतलब लाल किला नहीं, लाल कोट, ठीक है, जो महरौली वाला एरिया है ना दिल्ली का, ठीक है, वो पुरानी दिल्ली है, ठीक है। हाँ। मतलब ये जो ओल्ड दिल्ली हम कहते हैं ना, ये नहीं, बहुत पुरानी दिल्ली, ठीक है, वो महरौली वाला एरिया है, ठीक है। वहाँ आपको खंडर ही नजर आएंगे, अगर महरौली में कभी जाओगे ना, जहाँ पे कुतुब मीनार है आपका, ठीक है, वहाँ खंडर ही नजर आएंगे। वो असलियत में दिल्ली एस्टेब्लिश करी थी अनंगपाल तोमर ने, ठीक है। तो एक 1383 की एक इंस्क्रिप्शन है, वो पता नहीं कौन से फोर्ट में है, मैं उसका नाम मतलब मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, उसमें लिखा भी हुआ है देयर इज़ अ प्लेस इन इंडिया, किसी मतलब या तो शायद फाहीन ने लिखी है वो, ठीक है। तो फाहीन चाइनीज ट्रैवलर था, ठीक है। तो उसकी कही हुई बात थी या किसी और की, पर उसमें इंस्क्रिप्शन मैं बताता हूँ आपको। इंस्क्रिप्शन जो है वो कहती है कि देयर इज़ अ प्लेस, ठीक है, लाइक अ हेवन ऑन इंडिया, ठीक है, विच इज नेम्ड बाय दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली नहीं है वो, दिल्ली का है, ठीक है, दिल्ली का, ठीक है, नियर हरियाणा, ठीक है। तो वो अनंगपाल तोमर ने इस्टेब्लिश कर दी थी, और वो फिर वो नाना लगते थे पृथ्वीराज चौहान के, वो आप ये समझ लो गिफ्ट कर दी, या फिर पृथ्वीराज चौहान खुद भी सक्षम थे, ठीक है। तो एक्सपेंशनिस्ट था उनका नेचर, उन्होंने एक्सपेंशन करके काफ़ी मेजर पार्ट पे, इंडिया के नदर्न पार्ट पे, ठीक है, काफ़ी हद तक मतलब इस्टेब्लिशमेंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका। तो जब मोहम्मद गौरी आता है, उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फर्स्ट बैटल तराइन में मिलते हैं ये लोग, तरावड़ी कहते हैं, हरियाणा में तरावड़ी एक जगह है, ठीक है। तरावड़ी में पृथ्वीराज चौहान का आज भी फोर्ट भी है, ठीक है, एक तो फोर्ट कह लो या वो चेक पोस्ट कह लो, मिलिट्री चेक पोस्ट हो सकती है, ठीक है। तो तरावड़ी में वो पहली बार मिलते हैं, जिसे तराइन कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है 1191 एडी में,
ठीक है 1191 में। तो उसमें ठीक है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। ठीक है, हराते तो हैं ही हैं, माफ़ भी करते हैं उसे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, मतलब माफ़ करना, उसे माफ़ करा। ठीक है, वो माफ़ी मांग के जाता है, अपोलोजाइज करके जाता है खुद। ठीक है, अब इसमें 2 व्यूज़ आते हैं। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे, ठीक है, चंद्र बरदाई, ठीक है, उन्होंने किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, उसमें लिखा है कि 17 बैटल हुए हैं, जिसमें से 16 बार माफ़ करा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को। ठीक है, तो और जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं, ठीक है, उसमें 2 बैटल का जिक्र है। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद 17 बैटल हुए हों या ना हुए हों। ठीक है, और शायद 2 बैटल भी हुए हों या ना हुए हों, या तो 17 हुए होंगे, ठीक है, या 2 हुए होंगे। ठीक है, पर ये है कि मल्टीपल टाइम्स माफ जरूर करा है। वो हो सकता है कि पहली बैटल में वो कई बार रेड करता रहा और कई बार वो माफ करते रहे, उसे उन्होंने 16 बार गिन दिया। ठीक है, पर ये है कि उसने कई अटैक करे। ठीक है, शायद वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के दौरान ही हो सकते हैं। ठीक है, जिन्हें चंद्र बरदाई ने मतलब खोल के बताया कि 16 बार से माफ करा गया। ठीक है, तो जब उसे कई बार माफ करा, ठीक है, तो चला जाता है। और जब यहाँ से, और ये इवन मैं ही नहीं बोल रहा, ठीक है, आप एक शो है ओपन माइक कैफे करके, ठीक है, पाकिस्तानी शो है। ठीक है, पाकिस्तानी शो में भी जिक्र कर रखा है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में जो मैं बता रहा हूँ कि मोहम्मद गौरी की क्या तबीयत दुरुस्त करी थी क्या पृथ्वीराज चौहान ने, और ये माफ़ी मांग के कैसे आया था। लेकिन फितरत होती है कुछ लोगों की, कई बार माफ़ करा, उसके बाद फिर अटैक करा 1192 AD में इसने दोबारा। ठीक है, वहाँ पे कई दिन इनका कॉन्फ्लिक्ट चला। ठीक है, दोबारा तराइन में। ठीक है, तो कई बार जब कई दिनों तक इनका कॉन्फ्लिक्ट चला, तो वहाँ पे एक बात निकल के आई, जो मतलब हम पढ़ते हैं, तो इसके 3 स्लेव्स थे। ठीक है, अगर स्लेव्स के बारे में बताऊं तो स्लेव्स से आप ये मत सोचना कि ये उसके गुलाम थे। ठीक है, इनका स्पेशल मार्केट होता था और इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती थी। कई स्लेव्स ऐसे होते थे जो किंग्स की भी क्वालिटीज़ से अच्छी क्वालिटीज़ रखते थे। जैसे एक स्लेव की क्वालिटी क्या होनी चाहिए थी, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अकेला ही 10-12 को झेल सके। ठीक है, स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, और इंटेलिजेंट होना चाहिए। मतलब ऐसी कई क्वालिटीज़ एक स्लेव में होनी चाहिए थी, और काफ़ी महंगे होते थे स्लेव। नाम से स्लेव पे मत जाना बस। ठीक है, गुलाम है नहीं, ये नौकर वाले नहीं है। ठीक है, स्पेशल कमांडर होते थे। ठीक है, ये लोग जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने सुना होगा, मलिक कफूर, इसका नाम सबने सुना है। ठीक है, पद्मावत मूवी में मलिक कफूर ने पूरी साउथ जीत के दे दी थी। ठीक है, मतलब साउथ में कई एक्सपीडिशंस करे मलिक कफूर नहीं। तो ये स्लेव नाम के लिए होते थे, कायदे में स्लेव नहीं होते थे। तो ऐसे ही मोहम्मद गौरी के पास 3 स्लेव थे। ठीक है, याल्दूस, कब्चा और ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत लोगों ने सुना है। ठीक है, याल्दूस, कब्चा और ऐबक। ठीक है, तो कहानी क्या होती है कि जब ये अपने कमांडरों से पूछता है, या अपने स्लेव कह लो इसके, ठीक है, पूछता है कि अब क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐबक कहता है कि धोखा। ठीक है, वो बोलता है, मतलब ये सजेशन मेरे को जो पढ़ने पे समझ में आता है कि सजेशन ये ऐबक का था। ठीक है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये लोग गिव अप क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, गिव अप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो मोहम्मद गौरी कहता है कि इन लोगों के पास वजह है। ठीक है, हमारे पास वजह नहीं है कोई भी। इन लोगों के पास अपनी मदरलैंड की वजह है, मातृभूमि को बचाने की। हमारे पास कोई वजह नहीं है, हम तो लूट के पर्पज से आए। ठीक है, और एक्सपेंड करने आए, फॉरेन लैंड है, लेकिन इनकी ये मातृभूमि है। ठीक है, तो जब उनका जो भी वो करते होंगे, बात करते हैं, डिस्कशन के बाद उनका जो मतलब फाइनल उन्होंने एक बात निकाली, उन्होंने कहा कि हम लोग ट्रीटी भेजते हैं पीस के लिए। ठीक है, कि हम पीस के लिए रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो जब वो भेज देते हैं, तो आप ये लगा लो कि वॉर चल रहा है कई दिनों से। ठीक है, आपके पास समझौता आ गया कि वो लोग पीस के लिए तैयार हैं, मोहम्मद गौरी। तो जो इधर पूरी आर्मी थी पृथ्वीराज चौहान की, खुश हो गई। ठीक है, इन्जॉयमेंट शुरू हो गया। ठीक है, अब वो इन्जॉयमेंट मदिरा कहते थे, अल्कोहल लेते थे, कंज्यूम करा, पार्टी करी, रात में सब हुआ। ठीक है, सुबह इन्होंने अटैक कर दिया